तो दोस्तों आज हो गई है 11 फरवरी और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं फटाफट अंदाज में एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरों को आगे इसी वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार होने जा रहे हैं रिटायर नए। यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम सुनकर के आप सभी लोग हो जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराना चाहता है तो सभी पार्टियों को एकजुट होकर के ही चुनाव लड़ना चाहिए, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो सबसे बड़ी और पहली खबर आ रही है बताते चले आप लोगों को। जी हां दोस्तों, अपडेट आ रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार होने जा रहे हैं रिटायर। नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम सामने निकल के आ चुका है सूत्रों के अनुसार। जी हां दोस्तों, आज से ही 7 दिनों के बाद यानी कि 19 फरवरी को देश को 26वां नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल जाएगा। वहीं मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव उनके कार्यकाल का आखिरी चुनाव था। 1988 बैच के ज्ञानेश कुमार के अगले नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की उम्मीदें हैं। हालांकि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों ही 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस हैं, लेकिन इनमें केरल कैडर के ज्ञानेश कुमार वरिष्ठ हैं। दोस्तों यहां पर यह अपडेट आई है कि ज्ञानेश कुमार बन सकते हैं नए मुख्य चुनाव आयुक्त। ये वो अधिकारी हैं जो पीएम मोदी और अमित शाह की पसंद से चुनाव आयोग में नियुक्ति पाए हुए हैं। दोस्तों यानी कि अब चुनाव आयोग पर पूरी तरह से बीजेपी और पीएम मोदी अमित शाह का ही कंट्रोल नजर आ रहा है, क्योंकि जो कमेटी यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती थी, उस कमेटी से सीजीआई को बाहर करके यहां पर पीएम मोदी ने कैबिनेट के मिनिस्टर को शामिल कर लिया, यानी कि अमित शाह, और 2 वोट हो गए सरकार के और नेता विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं रह गया कमेटी में। ये यहां पर दोस्तों पूरा खेल रचा गया। इसके साथ ही यहां पर खुलासा हो चुका है कि ज्ञानेश कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट क्या उठा सकता है बड़ा कदम। जिन सांसदों विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस, उन्हें चुनाव लड़ने की ना हो इजाजत। इस मांग पर क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का, आइए जानते हैं। अपराधियों के चुनाव लड़ने या किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी बनने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें भी चाहें तो जवाब दाखिल कर सकती हैं। 4 मार्च को मामले पर अगली सुनवाई होगी। 2016 में एडवोकेट और बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की थी। इसमें सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस के तेज निपटारे की मांग की गई थी। इसी को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में विशेष एमपी एमएलए कोड बनाने का आदेश दिया था, लेकिन इस याचिका में रखी गई दूसरी मांगों पर सुनवाई अभी लंबित है। इस याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 को भी चुनौती दी गई है। इस धारा में प्रावधान है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाला व्यक्ति सजा पूरी होने के 6 साल बाद चुनाव लड़ सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिस तरह कोर्ट से दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उसी तरह सजायाफ्ता नेताओं को दोबारा चुनाव लड़ने और सांसद विधायक बनने की छूट नहीं मिलनी चाहिए, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है सामने निकल के। सुप्रीम कोर्ट बड़ा कदम उठा सकता है। नेताओं की देश भर में चौतरफा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। पी चिदम्बरम कांग्रेस के नेता हैं, जबरदस्त तरीके से राज्यसभा में भड़के हैं मोदी सरकार पर। पी चिदम्बरम बोले, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। 1991 में भी ऐसा ही दौर आया था, लेकिन तब हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे दूरदर्शी सोच रखने वाले वित्त मंत्री थे। मैं भारत सरकार से पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग करता हूं। ये
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की तरफ से दोस्तों बयान सामने निकल के आया है। इन सबके बीच में पंजाब को लेकर के हलचल तेज हो गई है दिल्ली में। जी हां दोस्तों, केजरीवाल ने तमाम विधायकों की मीटिंग बुला ली है। 91 विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है। पंजाब के 30 आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में। प्रताप सिंह बाजवा नेता विपक्ष है पंजाब में, बोले उन्होंने ये बड़ा दावा किया पंजाब में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ये रंधावा ने दावा किया, कांग्रेस के नेता ने। इसके बाद क्या था दोस्तों यहाँ पर, उधर इन बयानों के बीच में केजरीवाल ने पंजाब के सभी विधायकों को यहां पर बैठक के लिए आज दिल्ली बुला लिया है और माना जा रहा है कि इस बैठक में बड़ी चर्चा की जाएगी कि कितनी योजनाएं यहां पर लागू की गई हैं, पंजाब के अंदर कितने वादे पूरे किए गए हैं। अगर यहां पर खामी पाई गई तो भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ना तय है। केजरीवाल यहां पर खुद ही कमान भी संभाल सकते हैं पंजाब की। यहां तक दोस्तों अपडेट आ रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। भाजपा की चौतरफा मुश्किलें बढ़ना शुरू। बीजेपी के पास में बहुमत होते हुए भी क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या बीजेपी मणिपुर में योग्य मुख्यमंत्री नहीं ढूंढ पा रही है? 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास में 37 विधायक और सहयोगी दलों के 11 विधायक होने के बावजूद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की चर्चा हो रही है। क्या मणिपुर में सीएम पद के लिए बीजेपी में इसलिए सहमति नहीं बन पा रही है क्योंकि पार्टी में अंदर ही असंतोष है? कहा जा रहा है कि पार्टी में इसी असंतोष की वजह से मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को अचानक से राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, यहां पर अगर 24 घंटे के अंदर यानी कि कल 12 फरवरी तक मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया गया तो यहां पर मणिपुर विधानसभा भंग हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने पूरे हो जाएंगे यहां पर विधानसभा का सत्र बुलाए हुए। और अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा भंग होना तय है और विधानसभा भंग हुई तो राष्ट्रपति शासन लगना भी तय माना जा रहा है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट है। भाजपा के पास में बहुमत है लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नहीं ढूंढ पा रही है भाजपा, क्योंकि उसके अंदर ही विधायक बागी मोड में नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच में दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है यहां पर दिल्ली के चुनावी नतीजों को लेकर के बड़ा खुलासा। आम आदमी पार्टी के काम से कुछ लोग भी बीजेपी के पाले में चले गए, ये कहना है सर्वे का। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार क्यों हुई? क्या केजरीवाल सरकार के काम से लोग संतुष्ट नहीं थे? क्या इस चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था? गरीबों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्या मतदाताओं पर कुछ असर नहीं पड़ा? दिल्ली चुनाव नतीजे ऐसे कैसे रहे? इसको लेकर के लोक नीति CSDS के सर्वे में उन वजह को ढूंढने की कोशिश की गई। सर्वे में दिल्ली के मतदाताओं से उनके मुद्दे, नाराजगी की वजह, वोट देने का आधार जैसे कई तथ्यों के आधार पर राय जानने की कोशिश की गई। सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि हालांकि आम आदमी पार्टी ने पहले अपनी कल्याणकारी नीतियों के जरिए जनता का भरोसा जीता है, लेकिन इस बार यह नाकाफी साबित हुआ। सर्वे रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि शासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की चिंताएं कल्याणकारी लाभों से ज्यादा भारी पड़ गई। दिल्ली में चुनावों से पहले आम धारणा थी कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता में आने के बाद अपने 10 साल के शासन के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि इस बार पार्टी को स्वच्छता, पानी की उपलब्धता और विकास जैसे मुद्दों पर बढ़ते असंतोष का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 5 में से 2 मतदाताओं ने यानी कि 42% ने कहा कि वे केंद्र सरकार के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। 1/4 से कुछ अधिक यानी कि करीब 28% ने आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट होने की बात कही। दोस्तों ये सर्वे में खुलासा हुआ है। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।